हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान का 2024 बोर्ड परीक्षा में आने वाले पूरे किताब के सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न, ठीक है, वो भी उत्तर के साथ, पूरे के पूरे आंसर के साथ हम आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले। अगर आप सभी लोग मात्र इन वायरल प्रश्नों को अगर तैयार कर लेते हो तो आप सभी का इस बार साइंस में पूरे के पूरे क्या है 70 नंबर बिल्कुल पक्का। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे और जितने क्वेश्चन बताएंगे सब बिल्कुल एनसीईआरटी किताब से, ठीक है, बुक से। और आप सभी का जो क्लास 10th का बोर्ड का पेपर बनता है, ठीक है, वो सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के बुक जो है उसी से सिर्फ आपका पेपर बनता है, ठीक है। इसलिए आप सभी लोगों को यहाँ पे हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन जो वायरल क्वेश्चन है सभी को बताने वाले। ये सभी प्रश्न जो भी हम आप सभी को बताएंगे, आप सभी के 29 फरवरी का जो साइंस का पेपर है, ठीक है, उसमें बिल्कुल 100% गारंटी की पूरे के पूरे क्वेश्चन छपे रहेंगे, क्योंकि हम आपको 29 फरवरी का, ठीक है, साइंस का सबसे वायरल प्रश्न उत्तर के साथ बता रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल पक्का है कि आता है, ठीक है। और कंफर्म क्वेश्चन हम आप सभी को बता रहे हैं जो हर साल आपके एग्जाम में आता है, कंटिन्यू आने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही वायरल क्वेश्चन हम आप सभी को बताने वाले हैं। आपके विज्ञान के 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो पूरे यानी तीनों पार्ट से वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और, ठीक है, 4 नंबर और 6 नंबर वाले, यानी कि लघु उत्तरी क्वेश्चन और यहाँ पे आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको बताएंगे, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको साइंस जो है, ठीक है, कठिन लगता हो, आपको हार्ड लगता हो, तो यहाँ पे हम आपको ऐसी तरीका समझाएंगे, ऐसे तरीके से हम आपको पूरा साइंस बताएंगे, ठीक है, जो कि आपको जो साइंस है ये बिल्कुल हलवा लगने लगेगा, ठीक है, बहुत ही सरल तरीके से। अगर आपको रिएक्शन नहीं आता तो रिएक्शन पूरा हम बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है, सब चीजें, पूरा डायग्राम कैसे बनाना है, आपको पूरी की पूरी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप लोग सिर्फ वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपको तभी 100% जो है समझ में आएगा। और आप लोग हमारे चैनल से स्टडी करते हो, क्लास 10th के आल सब्जेक्ट की तैयारी करते हो, तो आप सभी का इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में 95 से पार जरूर जाएगा, ठीक है, 95% से भी अधिक नंबर आपका आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन हम आप सभी को बता दें कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप सभी लोग इसको किसी भी साल के पेपर को साइंस के उठाकर देखोगे, ये क्वेश्चन जरूर आया रहेगा, ठीक है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बेकिंग सोडा का नाम, ठीक है, तथा रासायनिक सूत्र क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसके निर्माण की एक विधि तथा 2 मुख्य गुण का भी समीकरण देते हुए आपको लिखना है। यानी यहाँ पे किया है पहला कि यहाँ पे इसका यानी कि रासायनिक सूत्र और आपको इसका नाम लिखना है, दूसरा आपको एक निर्माण की विधि लिखना है, ठीक है, और इसका गुण लिखना है। तो ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए आप सभी को सबसे पहले क्या है कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो हम आप सभी को बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जो रासायनिक नाम होता है, ठीक है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका क्या है रासायनिक नाम है, ठीक है, किसका, बेकिंग सोडा का। आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। बाकी इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा को आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, ये किचन में भी यूज होता है। बेकिंग सोडा को एक तरह से खाने का सोडा भी इसका नाम है, ठीक है। जिससे जैसे क्या हो गया, कोई भी बन रहा है, कोई भी चीजें बन रही है, ठीक है, जैसे गोलगप्पे हो गए या वो मकुनी हो गए, ये सब में क्या होता है कि उसको बेकिंग सोडा को डाला जाता है, ठीक है, जिससे वो क्या होते हैं, उसमें वाष्प भरते हैं, वो फूले फूले होते हैं, ठीक है, फूलते हैं। तो वही है बेकिंग सोडा। और इसका जो रासायनिक सूत्र जो है वो NaHCO3 है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो यच लगा है ना, इसी के कारण ये बाइकार्बोनेट हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से क्या हो गया, इसका जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा
यहाँ पे इसका बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र जो है वो NaHCO3। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप सभी को, इसको रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। और क्या है कि ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और इस तरीके से ये क्वेश्चन में भी आपको इसमें पहले यही लिखना है। ठीक है, तभी हम आपको बताएं। इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसके निर्माण की एक विधि लिखना है आपको, एक निर्माण की इसकी विधि लिखना है। तो सबसे पहले कि ये बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ठीक है, यही आपको निर्माण विधि में लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है, देखिए बेकिंग सोडा जो है ये किसी न किसी प्रयोगशाला में ही बनेगा। तो यहाँ पे ये भी प्रयोगशाला में बन रहा है, प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na, ठीक है, 2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है। ठीक है, आप लोग इसको इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पे प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ऐसे बेकिंग सोडा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इसका सूत्र क्या, यानी कैसे इसको प्राप्त किया जा रहा है। अब इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे रिएक्शन। ठीक है, अब आपको रिएक्शन कैसे करना है, देखिए रिएक्शन में सबसे पहले कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन यहाँ पे अगर बोल दिया तो जली विलयन में आपको H2O लेना है। ठीक है, H2O जल है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, तो आप लोग उसका सूत्र यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसका नाम। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है जली विलयन, तो यहाँ पे H2O और प्लस यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं तब बेकिंग सोडा प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे CO2। यानी जितने भी चीजें यहाँ पे बोला गया है आप सभी को उसका यहाँ पे रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए, आपको ऐसे आपको लिख लेना है। ठीक है, ऐसे आप सभी को लिखने के बाद अब क्या हो रहा है, यानी प्रवाहित किया जा रहा है, तो अब ये क्या बन रहा है, तो ये बेकिंग सोडा बन रहा है। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या था, NaHCO3, ये क्या है बेकिंग सोडा का सूत्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इसको ये रिएक्शन है, अब इसको संतुलित कैसे करना है, क्योंकि जब तक रिएक्शन को संतुलित नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन सही नहीं होगा। ठीक है, अब संतुलित देखिए कैसे करना है, यानी जितना इधर तत्वों की संख्या होनी चाहिए उतना ये रिएक्शन जो एरो है ना इसके बाद भी होना चाहिए, तीर के निशान के बाद भी। तो यहाँ पे देखिए सोडियम की संख्या सबसे पहले कि यहाँ पे Na2 लगा है, यानी सोडियम की संख्या 2 है और इधर सोडियम की संख्या सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 ऐसे लिख देंगे इसके आगे तो सोडियम की संख्या 2 हो गई। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो C है इसकी संख्या 1 और 2 C की संख्या यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो C की संख्या भी 2 गई और H की संख्या भी 2 हो गई, और जिसके नीचे ये 3 दिया है 3 का इसमें गुणा होगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 ऑक्सीजन की संख्या, अब इधर देखिए ऑक्सीजन की संख्या भी इधर 6 होना चाहिए। ठीक है, 6 जब इधर है तो इधर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 1 3, ठीक है, 3 और यहाँ पे 3 हो गया और 3 यहाँ पे ऑक्सीजन 6, तो ऑक्सीजन की संख्या भी बैलेंस है। और यहाँ पे देखिए अब आपको हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई। ठीक है, तो समझिए आप लोग बैलेंस ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यानी बेकिंग सोडा आपको ऐसे ही बनाना है। बेकिंग सोडा किससे बना है, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और जली विलयन, ठीक है, और CO2 गैस हम जब इसमें प्रवाहित किए तब जाके हमें बेकिंग सोडा प्राप्त हुआ। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सरल है, बहुत सरल है, सिर्फ आपको, ठीक है, कोई समझाने वाला अच्छा नहीं। अगर आप लोग एक बार समझ गए ना हमारे तरीके से तो आप लोग कभी भी नहीं भूलोगे और किसी भी रिएक्शन को आप लोग चुटकियों में कर लोगे। तो इस तरीके से आपको जैसा हम बता रहे हैं आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जैसे एक हम टॉपर स्टूडेंट है वैसे आप सभी को भी हम टॉपर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और आपको ऐसे ही बताते हैं, तो इस तरीके से आपको ऐसे पढ़ना है। अब देखिए नेक्स्ट आ गया यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट के गुण, क्योंकि क्वेश्चन में गुण भी पूछा था। अब देखिए गुण में क्या हो जाएगा कि इसमें आप सभी को, ठीक है, रिएक्शन भी देना है, यानी आपको इसके देखिए यहाँ पे 2 मुख्य, ठीक है, गुण समीकरण देते हुए लिखिए, यानी आपको समीकरण देते हुए लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कि ये जल में आंशिक रूप से घुलनशील है, यानी जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो जल में आंशिक रूप से घुलनशील है। ठीक है, और लवण जलयोजन के कारण इसका विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे रिएक्शन भी देना है,
तो सबसे पहले आप सभी को रिएक्शन में गुड़ में क्या हो जाएगा, तो देखिए इसके गुड़ अगर पूछेगा ना तो आपको जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर ही रिएक्शन कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे NaHCO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ पे आंशिक रूप से घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है, तो यहाँ पे जल ले लीजिए आप लोग H2O। और ये जो प्राप्त हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा प्राप्त, पहला कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे Na, ठीक है, Na, और यहाँ पे एक वो जो है यहाँ पे जुड़ गया, तो ये NaOH हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये NaOH यानी इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। प्लस यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे H2 बचा है, ठीक है, और यहाँ पे CO3 बचा है, तो यहाँ पे हो गया H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पहला ये रिएक्शन हो गया। दूसरा गुड़ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके 2 गुण पूछे थे, तो बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है अथवा इसके विलयन को उबाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यानी जो पहले वाला रिएक्शन था उसी को सिर्फ आपको क्या कर देना है, यहाँ पे उल्टा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ था, सबसे पहले कि यहाँ पे सोडियम बेकिंग सोडा को गर्म किया जा रहा है यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो यहाँ पे उसका सूत्र सबसे पहले लिखना है, ठीक है। और इसको क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। गर्म का फॉर्म जो होता है वो इस तरीके से गर्म का ये फॉर्म है, ठीक है, गर्म इसका मतलब कि गर्म किया जा रहा है। अब इसके बाद क्या बनेगा, ये Na2CO3 जो फर्स्ट रिएक्शन हम आपको बताया ना वही वाला है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे CO2। तो इस तरीके से हो गया, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 लगा देना है, बाकी वही सब चीजें इस तरीके से आपको पूरा करना है, ठीक है। बहुत ही ये वायरल क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, 100% बिल्कुल पक्का है कि आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच को परिभाषित कीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट क्या है इस अभी तक यानी कि 80% और 80% तक तैयारी पूरा उनका हो गया होगा साइंस का, ठीक है, या 85% तक वो स्टूडेंट जानते होंगे कि ये क्वेश्चन कितना वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो और जितने स्टूडेंट अभी तक नहीं तैयारी इतना कर पाए हैं वो स्टूडेंट अब से तैयारी कर लीजिए ऐसे क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो देखिए पीएच सबसे पहले किसे कहते हैं, तो पीएच किसी विलयन का पीएच मान, ठीक है, यानी 10 की ऋणात्मक घात की वो संख्या है जो उस विलयन के जो हाइड्रोजन आयन है H+ सांद्रण का मोल, ठीक है, लीटर इनवर्स को प्रदर्शित करती है, उसको पीएच कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी पीएच इक्वल माइनस लॉग यानी ऋणात्मक घात के 10 है, तो यहाँ पे देखिए पीएच का 10 की ऋणात्मक घात, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लॉग 10, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन H+ ऐसे लिख सकते हो, या R ऐसे आप लोग यानी इस तरीके से भी लिख सकते हो, H+ हाइड्रोजन आयन इक्वल यहाँ पे 10 के पावर माइनस पीएच, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो दोनों तरीके से, ठीक है। और इस पे क्या है न्यूमेरिकल भी आता है जो हम पहले से भी बता चुके हैं और आप लोग कमेंट करोगे फिर भी बता देंगे, ठीक है। और ये जितने यानी इस पे जितने भी न्यूमेरिकल है सब बता चुके हैं जो कि आपको हमारे चैनल के विज्ञान के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है सबसे वायरल क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, इसके 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण सबसे पहले क्या है, और आप लोग इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जरूर जानते हो, देखे भी होंगे आप लोग, ठीक है, लेकिन आपको अभी पता नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा है, ठीक है। आपको ये याद नहीं होगा कि हाँ यही चीज है जो हमने देखा है। अभी हम आपको बताएंगे तो आप लोग समझ जाओगे। जैसे क्या होता है कि जब कहीं यानी कि हाथ क्रैक हो जाता है, ठीक है, पैर में क्रैक आ जाता है, मोच आ जाता है या टूट जाते हैं हाथ पैर किसी का, तो आप लोग देखे होंगे कि डॉक्टरों के पास वो लोग जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं उसके हाथों में पैरों में व्हाइट कलर का एक पट्टी बांध देते हैं जो काफी मोटा होता है, ठीक है, उसे प्लास्टर भी गांव देहात में कहा जाता है। तो वो जो होता है जो व्हाइट कलर का होता है ना प्लास्टर उसे कहा जाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो आप लोग जरूर देखे होंगे, आपको याद आ गया कि हाँ वही है। आप लोग जब देखोगे तो वो क्या कहोगे, आप लोग प्लास्टर नहीं कहोगे, वो कहोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, ऐसे कहना है आपको। तो इस तरीके से आप लोग जान गए। अब यहाँ पे देखिए निर्माण इसका कैसे होता है इसे भी जानना जरूरी है। इसे देखिए जिप्सम से बनाया जाता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किससे बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है।
और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4, ठीक है, यहाँ पे डाट H2O, यानी कि जिप्सम का जो सूत्र होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। इसे हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। तो जिप्सम को क्या किया जाता है, एक भट्ठी में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। इस ताप पर यह अपने क्रिस्टलीय जल के 3/4 अणु निकाल देता है। अब इसमें से जब जल निकल जाएंगे तो ये ठोस हो जाएगा, ठीक है, तो वही वो प्लास्टर के टाइप का हो जाएगा। तो वही क्या है, अणु निकाल देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है, बनता है। तो इस तरीके से सबसे पहले कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस इसी ऐसे ही इसका निर्माण होता है। अब इसके बाद देखिए इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा। सबसे पहले कि ये जिप्सम से बन रहा है तो आपको जिप्सम का सूत्र जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, CaSO4.2H2O। ये क्या है, जिप्सम का सूत्र है। और यहां पे क्या हो जाएगा, इसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपको याद होना चाहिए, Ca, ठीक है, SO4 और यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/2 H2O प्लस यहाँ पे 3/2 H2O, यानी ये क्या करता है, यहाँ पे 3/4 अणु जल का निकाल देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे जो जल की संख्या है वो 2 है, 2H2 यानी जल की संख्या 2 है, और इधर भी 2 है। सिर्फ आपको यहाँ पे हमने लिखने का तरीका बदल दिया है, इसको जिप्सम के सूत्र के हिसाब से हमने लिखा हुआ है, इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे 1/2 और प्लस 3/2 है, तो यहाँ पे हम लिख देते 1/2 और प्लस 3/2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दोनों का समान है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। और बाकी जब हर समान है तो ये ऊपर के जुड़ जाएंगे, तो ये 3 1 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2/1 यानी 2 बचा सिर्फ। तो यहाँ पे जल की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गए, ठीक है। और इधर भी जल की संख्या 2 है, और बाकी ये तो CaSO4 है, ये है। तो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आप सभी को पूरा तैयार करना है। और ये जो बन गया, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। आप लोग यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका देखिए उपयोग क्या हो जाएगा, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने में किया जाता है, जो कि हमने आपको बताया पहले ही। इसके बाद इसका उपयोग खिलौने, स्टेचू, सजावटी सामान तथा ज्वेलरी बनाने में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है, यानी स्टेचू, खिलौने ये सभी बनाने में इसका प्रयोग होता है। और ये आप लोग, ठीक है, यानी कि ब्लैक बोर्ड पे आप लोग जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, और कभी ना कभी पढ़े ही होंगे। तो जब आप लोग छोटे थे तब पढ़े होंगे। तो ये ब्लैक बोर्ड पर जो सर लोग लिखते थे, मैम लोग लिखती थी ना चाक से, वो किसका था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता था, ठीक है। तो ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए चाक बनाने में भी प्रयुक्त होता है। ऐसे आपको समझ में आ गया, इसके उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। आई होप इतने अच्छे तरीके से हमने आपको बताया ये कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इससे कमजोर स्टूडेंट भी इसको याद कर सकता है हमारे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और आपको बहुत बहुत वायरल अभी क्वेश्चन आएंगे आपके बायोलॉजी के, और अभी आप सभी के फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। सभी की साइंस की तैयारी अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई है ना, फिर भी आप लोग मात्र इतना तैयार कर लेते हो जितना हम आप सभी को बता रहे इस वीडियो में। तो आप लोग यानी कि आप सभी का, यानी कि ठीक है, 70 में आपका 40 नंबर तो बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा, और इससे आप लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हो। अगर टॉप करना है तो जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे साइंस की प्लेलिस्ट में भी आप लोग देख लीजिएगा, और इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और न्यू मॉडल पेपर हमारे चैनल पे 5-6 उसको भी तैयार कर लीजिए, तो आपका पूरा 70 में 70 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए हम सभी जीवित होने के लिए, ठीक है, भोजन लेते हैं, यानी वो पोषण ही है। तो पोषण लेते हैं, तो देखिए जीवित होने के लिए पोषण लेते हैं, और पोषण हमारे, ठीक है, यानी कि हमारे जीवन काल का सबसे इम्पोर्टेंट चीजें पोषण ही है, ठीक है। पोषण से ही हम सभी लोग जीवित हैं और हमारी वृद्धि और विकास हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग समझिए कि सभी जीवधारियों को जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के प्राप्ति भोजन के द्वारा ही होता है। पोषण में कौन कौन से तत्व आ जाएंगे, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, आयरन, ये सब क्या होता है, आ जाएंगे। तो यहाँ पे वो प्रक्रम जिसके द्वारा भोजन जीवधारियों को प्राप्त होता है वही पोषण कहलाता है।
अब देखिए क्यों आवश्यक है। पोषण से केवल जैव प्रक्रमों को चलाने के लिए ऊर्जा ही नहीं प्राप्त होती, बल्कि इससे वृद्धि तथा विकास एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत के लिए पदार्थों का भी प्राप्त होता है। यानी अगर आप लोग जैसे क्या है पोषण लोगे, अब क्या होता है किसी को जैसे ब्लड की कमी हो जाती खून की, तो वो क्या करते हैं, वो जो है अनार के रस को पीते, जूस को पीते, ठीक है। तो उससे क्या हो रही है, उनकी यानी उनकी जो भी वो पदार्थों को, उनके मरम्मत के लिए पदार्थों की भी प्राप्ति हो रही है, यानी उन्हें ब्लड की, ठीक है, जो कमी है उसको दूर किया जा रहा है। बाकी अगर जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई घाव लग गए किसी को, तो अगर जो है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सब अच्छे फलों को खाएंगे, अच्छे पोषक तत्व लेंगे, दूध दही खाएंगे, तो वो घाव भी अच्छे से भर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी ये पोषण अनिवार्य है और ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन तैयार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि ये यूपी बोर्ड के 2020 में आया हुआ है, 18 में, ठीक है, और यहाँ पे 19 में और 22 में, इस तरीके से यानी कई बार आया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो समझिए वो बहुत वायरल क्वेश्चन है, हर साल ये आपके पेपर में आता है। क्वेश्चन क्या है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हो? परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे कई प्रकार से ये क्वेश्चन दे देगा, आप लोग मात्र आंसर याद कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड आप लोग इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए परिवार नियोजन किसे कहते हैं, यानी परिवार को नियोजित करके, ठीक है, बच्चों की संख्या को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ऐसे आप लोग तैयार कर लीजिए इसको। बाकी परिवार नियोजन यानी परिवार कल्याण क्या है, इसे फैमिली प्लानिंग भी कहा जाता है, ठीक है। परिवार कल्याण यानी परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना है। जब परिवार में सीमित यानी 2 से 3 बच्चे होंगे तो कल्याणकारी योजनाओं को भी क्या है इसी प्रकार, ठीक है, बनाया जा सकता है। परिवार में बच्चों को पेट भर अच्छा भोजन, तन ढकने को वस्त्र, उचित शिक्षा एवं उनके स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल आसानी से की जा सकती है। यानी जब बच्चे की संख्या 2 से 3 रहेंगे तभी, अगर 1 दर्जन 2 दर्जन रहेंगे तो कैसे हो पाएगा? 1 दर्जन 2 दर्जन रहेंगे तो उनको शिक्षा भी नहीं अच्छी मिल पाएगी और भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाएगा, और ठीक है किसी तरह माँ बाप वस्त्र का जुगाड़ तो कर ही देंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, यानी कि 2 से 3 बच्चे ही होने चाहिए, इससे परिवार का कल्याण होगा, ठीक है। और परिवार सीमित रखने के लिए विभिन्न उपाय हैं। इसको 2 विधियों में बांटा गया, अस्थायी विधि और स्थायी विधि, ठीक है। 2 विधियां हैं इसके इम्पोर्टेंट, अस्थायी और स्थायी। देखिए अस्थायी विधियों में क्या पे है, आत्म संयम, ठीक है, यानी सेल्फ कंट्रोल। पुरुष का स्त्री के साथ केवल सुरक्षित काल में ही लैंगिक संपर्क हो, शेष दिनों में वो क्या रखे, सेल्फ कंट्रोल रखे, ठीक है। इस तरीके से आप सभी को लिखना है। इसके बाद देखिए यानी ये अस्थायी विधि है। दूसरा विधि क्या है, लूप। अस्पतालों में परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्त्रियों को लूप लगाने की व्यवस्था, इसके लगवाने के बाद क्या होता है, गर्भाधारण नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अस्थायी विधि यानी कि जरूरी नहीं कि लूप लगाने से और ये सब चीजें करने से, ठीक है, जो गर्भाधारण है वो रुक सकता है, ठीक है, रुक भी सकते हैं नहीं भी, इसलिए इसे इस विधि को अस्थायी विधि कहा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे निरोध। निरोध का प्रयोग पुरुषों के द्वारा किया जाता है, इसके प्रयोग से गर्भाधारण नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है यहाँ पे चौथा, स्त्रियों का सुरक्षित काल, यानी यहाँ पे मासिक धर्म के 1 सप्ताह पूर्व तथा 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल कहा जाता है। इस समय में गर्भाधारण करने की संभावनाएं कम रहती है। यह विधि विश्वसनीय नहीं है, यानी ये विश्वसनीय नहीं है, सिर्फ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रासायनिक औषधियां, यानी अस्पताल से क्या होता है, गर्भ निरोधक गोलियां जो है प्राप्त की जा सकती है, जिससे क्या होता है, गर्भाधारण करने की संभावनाएं कम हो जाती है। ये भी अस्थायी विधि है, कोई निश्चित नहीं कि इससे स्थायी विधि हो सकता है ये। इसके बाद है गर्भ समापन यानी कि अबॉर्शन, ठीक है। अनावश्यक बच्चे के लिए अस्पताल जाकर लेडी डॉक्टर की सलाह से गर्भाशय कराया जा सकता है। प्रशिक्षित अकुशल स्त्री के द्वारा गर्भ समापन नहीं कराना चाहिए, इससे क्या होगा कि महिला के जीवन को खतरा हो सकता है। अब देखिए ये सब जितने भी विधि थे अस्थायी विधि थे, ठीक है, जो कि क्या है, इस पे कॉन्फिडेंस नहीं किया जा सकता। कॉन्फिडेंस सिर्फ स्थायी विधि यानी कि परमानेंट मेथड्स को ही किया जा सकता है। इसमें क्या है, 2 सिर्फ यहाँ पे विधि है। इसमें पहला है कि पुरुष का ऑपरेशन, ठीक है, यानी शुक्र नलिका का यह बहुत ही साधारण ऑपरेशन है, इसमें किसी प्रकार का भय नहीं रहता है।
और महिला ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, अंड नलिका का ये ऑपरेशन साधारण होता है, घाव पूरा होने की अवधि में सावधानी रखनी चाहिए। तो ये क्या है, इसकी स्थायी विधि है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। और ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, कितने नंबर के, 6 नंबर वाले, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना वायरल क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो, हम आपको कितने वायरल क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताएगा और बहुत ही मेहनत से समझाकर आपको बता रहे। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, कम से कम देखिए आप लोग इस पे 1000 लाइक कर दीजिए। आप लोग 1000 लाइक कर देंगे तो हम जान जाएंगे कि आप लोग क्या हो, बहुत ही टॉपर स्टूडेंट हो और हमारे आप सभी बातों को आप लोग समझ के जरूर आप लोग 90% 95% लाओगे। तो आप लोग 1000 लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को इतना अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, कि 1000 लाइक इस पे आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग 1000 लाइक कर दिए तो समझिए इसी तरीके से आपको हम इंग्लिश का, ठीक है, और मैथ का जो भी है, सोशल साइंस, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही लेकर आएंगे आपको डेली। और आपका मात्र यानी कि 20 से 15 दिन में हम पूरे क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी करा देंगे, ठीक है। और आपका यानी कि इन्हीं 20 से 30 दिनों में, यानी 15 से 20 दिनों में आप लोग समझिए कि हम आपको बिल्कुल टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। एक कमजोर स्टूडेंट भी टॉपर बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, जब हम आपको पूरे वायरल क्वेश्चन ही बता देंगे, वही आपको लिखना है, वही याद करना है, ठीक है। तो क्यों नहीं आप लोग टॉपर बनोगे, जरूर बनोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मेंडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या आप सभी को करना है। देखिए कितना बार आया हुआ है, ठीक है। मेंडल के वंशागति नियमों को समझाइए, ये भी कितने बार आया है। मेंडल के नियम क्या है, उपर्युक्त चित्रों के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। देखिए कितने तरह से आया है, स्वतंत्र अभिवन के नियम बहुत ही, और आपको रेखा चित्र भी इसका करना है, ठीक है, बहुत अच्छा है। उत्तर क्या हो जाएगा, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ठीक है, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी। मेंडल ने उद्यान मटर, ठीक है, पर किए गए संकरण प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। जैसा कि बार बार ये पेपर में आता है, जितने भी हम पेपर आपको बताते हैं, ठीक है, सभी में आता है। तो हम कहते हैं कि आपको हमारे चैनल पे इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को मिल गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए जरूर, इसको बहुत वायरल क्वेश्चन है। पहला देखिए नियम जो है मेंडल का, वो प्रभाविता का नियम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। इस नियम के अनुसार क्या है, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधे, ठीक है, शुद्ध का संकरण कराया जाता है, तब प्रथम संतानी पीढ़ी में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा लक्षण छिप जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। दिखाई देने वाला लक्षण ही प्रभावी लक्षण कहलाता है, यानी डोमिनेंट, ठीक है, और यहाँ पे कैरेक्टर कहलाता है, तथा छिपा रहने वाला लक्षण जो वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस नियम को प्रभाविता का नियम, इसी नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी एक प्रभावी लक्षण है, प्रभावी यानी जो दिखाई दे रहा है, और एक अप्रभावी लक्षण है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, उसी में लिप्त हो जा रहा है। अब देखिए व्याख्या क्या है, यानी व्याख्या हो जाएगा जब समयुग्मजी लाल पुष्प, ठीक है, यानी लाल पुष्प को कैपिटल RR से दिखाया है, वाले पौधे का समयुग्मजी सफेद पुष्प, यानी इसको स्मॉल RR से दिखाया, वाले पौधे से संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लाल पुष्प, यानी यहाँ पे लाल पुष्प का मतलब यहाँ पे एक लाल पुष्प का R और एक यहाँ पे सफेद पुष्प का छोटा R, ठीक है, वाले होते हैं। तो R लाल रंग है और जो R छोटा है वो सफेद रंग है, जो कि इसमें छिपा रहता है, ठीक है, सफेद रंग के जीन है। और R प्रभावित जीन की उपस्थिति में, और जो स्मॉल R है वो सुप्त जीन है, यानी ये उसमें लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, अप्रभावी हो जाता है, अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है, इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए शुद्ध लाल पुष्प हमने ले लिया जिसको कैपिटल RR से दिखाए थे, और शुद्ध सफेद फूल ले लिया जिसको स्मॉल RR से दिखाए थे। अब देखिए इसमें इसके बाद इसको अलग कर दिया यहाँ पे, यानी ये दोनों इस तरीके से थे, अब इसको अलग अलग कर दिया, यानी ये युग्मक बन गए, ठीक है। और ये P1 पीढ़ी था, यहाँ पे हमें F1 पीढ़ी को प्राप्त करना है। अब यहाँ पे RR हो गया, यहाँ पे स्मॉल RR। अब यहाँ पे देखिए एक इस तरीके से आपको कैपिटल R से लाना है, यानी यहाँ पे संकर करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
एक इससे लाना है और एक यहाँ पे स्मॉल आर से लाना है, यानी कि एक लाल पुष्प का जिन लेना है, एक सफेद पुष्प का। तो यहाँ पे ये जो है ये इसका आर हो गया और बाद में इसको लाया तो यहाँ पे स्मॉल आर हो गया। इसके बाद इसका आर एक ले लिए, इसके बाद इस वाले आर से एक ले लिए, ठीक है, ऐसे बन गया। इसके बाद यहाँ से एक आर ले लिए और यहाँ से एक छोटा आर ले लिए, ठीक है, ऐसे संकर हो गया। इसके बाद यहाँ से आर ले लिए, इस यहाँ से छोटा आर ले लिए। यानी एक बार आपको इससे लेना है तो एक बार इससे लेना है, एक बार इससे लेना है तो एक बार आप सभी को ऐसे लेना है, एक बार ऐसे लेना है तो एक बार ऐसे, ठीक है, बहुत ही सरल है। अब देखिए प्राप्त क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आर जो है ये छिपा हुआ है, हमने आपको बताया अप्रभावी है तो ये दिखाई नहीं देगा, बाकी जो कैपिटल आर है वो दिखाई देगा। कैपिटल आर का रंग कैसा है, लाल है, ठीक है, तो शंकर लाल प्राप्त हुआ, शंकर लाल शंकर लाल शंकर लाल, ठीक है। यानी यहाँ पे F1 पीढ़ी में लाल प्राप्त हो गया पुष्प। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम है मेंडल का पृथक्करण का नियम, या इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक है। युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन्स पृथक हो जाते हैं और युग्मक में प्रत्येक जीन जो है जोड़े का एक जीन ही पहुंचता है, अर्थात युग्मक में प्रत्येक लक्षण के लिए एक जीन ही होता है। इसे युग्मक की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या हो जाएगा, ठीक है, पृथक्करण का नियम का। जब लाल यानी कि यहाँ पे आर आर एवं सफेद पुष्प आर आर स्मॉल वाले पौधे का संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी है, ठीक है, F1 पीढ़ी के सभी संकर पौधे यानी यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर यानी लाल पुष्प वाले होते हैं, ठीक है। और F1 पीढ़ी के पौधे में युग्मक निर्माण के समय आर और आर जीन अलग अलग हो जाते हैं, यानी पृथक्करण का मतलब अलग अलग हो जाना, ठीक है, हो जाते हैं। और प्रत्येक युग्मक में इनमें से केवल एक जीन पहुंचता है। युग्मकों के संयुग्मन से F2 पीढ़ी में लाल एवं सफेद दोनों प्रकार के पुष्प वाले पौधे 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि संकर यानी हाइब्रिड में तुलनात्मक लक्षण परस्पर मिश्रित नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। युग्मक निर्माण के समय से ये पृथक हो जाते हैं, इसलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या है यहाँ पे नियम, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों के जोड़े के जीन एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होकर युग्मकों में आ जाते हैं और निषेचन के समय युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं। इसके फलस्वरूप नए नए संयोग बनते हैं, यानी नए नए, ठीक है, यहाँ पे संयोग करके बनते नए नए चीज। तो यहाँ पे व्याख्या क्या हो जाएगा इसका, इस नियम की व्याख्या द्विसंकर क्रॉस के आधार पर की जा सकती है। नीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले समयुग्मजी पौधे में क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी संकर पौधे पीले गोल बीज वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो मेंडल है वो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर, मटर के, ठीक है, दानों पर किया था, क्योंकि मटर में कई प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। आप लोग देखे होंगे कभी हरा मटर होता है, ठीक है, हरा मटर को भी सुखा दिया जाता है तो वो हरे झुर्रीदार के टाइप का हो जाता है, और पीला मटर होता है। इस तरीके से उसमें कई विभिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी मटर के पौधे बहुत छोटे होते हैं और किसी मटर के पौधे काफी बड़े होते हैं। किसी मटर के पौधे में सफेद फूल खिलता है, किसी में नीला और सफेद दोनों खिलते हैं, यानी कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई गई, ठीक है। इसलिए अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यह प्रभाविता के नियम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। F1 पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराने पर F2 पीढ़ी में निम्न 4 प्रकार के बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला है गोल पीले यानी राउंड येलो, उसके बाद है गोल हरे राउंड ग्रीन, झुर्रीदार पीले ब्रिंकल्ड येलो और झुर्रीदार हरे ब्रिंकल्ड ग्रीन। इस तरीके से यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। देखिए क्या है कि गोल पीला बीज का मतलब यहाँ पे बड़ा बड़ा आर, ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई रहेगा, और झुर्रीदार के लिए दोनों स्मॉल रहेंगे, जो चीजें वही स्मॉल रहेगा, ठीक है। ये जनक पौधे हैं। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ से युग्मक बन गए, ये युग्मक हो गया, ये कैपिटल यहाँ पे आर वाई में बट गया, ये स्मॉल आर वाई में बट गया। अब ये दोनों जब संकर करके बने तो ये प्राप्त जो हुआ F1 पीढ़ी में वो यहाँ पे इसका आर, ठीक है, और इसका यहाँ पे स्मॉल आर, फिर इसका वाई और यहाँ पे इसका स्मॉल वाई, ऐसे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। और इसके बाद क्या हुआ,
ये नर युग्मक क्या बन गए। अब देखिए जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, यानी यहाँ पे आपको RY लिखना है, ठीक है, यानी ये गोल पीला बीज है, यहाँ पे RY RY, ठीक है, ऐसे लिखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, RY, और यहाँ पे छोटा r और बड़ा y, ठीक है, छोटा यानी r और यहाँ पे छोटा y, ऐसे लिखना है। यानी सिर्फ आपको ये लाइन और ये लाइन आप लोग तैयार कर लिए तो समझिए ये जो है कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है, बहुत ही सरल चीजें हैं ये। और यहाँ पे कैपिटल R और कैपिटल Y, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r सॉरी, और यहाँ पे कैपिटल Y, ठीक है, स्मॉल r और स्मॉल y, ऐसे आपको लोग को सिर्फ इस लाइन को याद कर लेना है। बाकी आपको क्या करना है, इससे एक एक R को, ठीक है, और इससे एक एक Y को यहाँ पे लिख देना है, तो ये गोल पीला बन गया, ठीक है। यहाँ से एक कैपिटल R और यहाँ से एक कैपिटल R, ठीक है, और यहाँ से एक बड़ा Y और यहाँ से एक छोटा Y, मिलकर के ये गोल पीला बन गया। तीसरे में देखिए आपको ये चीजें बार बार लेना है, बाकी ये नेक्स्ट होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R हो गया कैपिटल, यहाँ पे छोटा R इससे लिए, फिर यहाँ पे बड़ा Y लिए, इससे बड़ा Y ले लिए, ये गोल पीला बन गया। इसके बाद फिर यहाँ पे R लिए, इससे छोटा R लिए, इससे बड़ा Y लिए, इससे छोटा Y लिए, ये गोल पीला बन गया, ठीक है। ऐसे ही आप सभी को सभी में करना है, सभी में, यानी ये चीजें और ये चीजें सिर्फ आपको देखना है, ये चीजें फिर ये चीजें फिर ये सभी में आप लोग को करना है। तो इस तरीके से क्या है, कहीं गोल पीला, ठीक है, और कहीं गोल हरा बन गया, कहीं गोल पीला बन गया, यानी जो भी है यहाँ पे ये जो अगर ऐसे प्राप्त होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे बन गया, यहाँ पे कैपिटल R और यहाँ पे स्मॉल y, अगर ये प्राप्त हो गए तो ये गोल हरा हो गया, ठीक है। और इस तरीके से, और अगर इस तरीके से यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, यहाँ पे R, कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है, और यहाँ पे डबल छोटा y, तो ये गोल हरा ये भी बन गया। और इसके बाद यहाँ पे प्राप्त हुआ, ठीक है, इस तरीके से, यानी यहाँ पे अगर R स्मॉल प्राप्त हुआ और कैपिटल Y, ठीक है, तो वो झुर्रीदार पीला बन गया। यानी जहां पे सबसे पहले स्मॉल R से शुरुआत हो रहा है वो झुर्रीदार पीला बनेगा और या झुर्रीदार हरा बनेगा, और बाकी, ठीक है। और इस तरीके से यानी आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ऐसे ही आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। F2 की दूसरी पीढ़ी है, मादा युग्मक और ये नर युग्मक है, इधर ये मादा युग्मक और ये नर युग्मक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राप्त क्या हुआ, गोल पीला जो है वो 9 प्राप्त हुआ, यानी इसमें गोल पीला, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 और इसके बाद 6 7 8 और 9, तो ये 9 क्या हो गए, ये गोल पीला प्राप्त हुए 9, ठीक है। तो वही यहाँ पे है, गोल पीला 9 प्राप्त हुआ और गोल हरा जो है वो 3 प्राप्त हो गए, गोल हरा 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे गोल हरा 3, तो ये 3 प्राप्त हो गए। झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला 3, झुर्रीदार हरा सिर्फ 1 प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, यानी इसका जो समलक्षणी अनुपात हो जाएगा वो 9 संबंधित 3 संबंधित 3 संबंधित 1 हो जाएगा। आप लोग इसको रट लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा करना, आप लोग इसको रट लीजिए बिल्कुल। बहुत क्या नेक्स्ट फिजिक्स पार्ट के सबसे वायरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फरवरी बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% पक्का आएगा, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख के द्वारा आपको समझा रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कई तरह से क्वेश्चन आता है, देख सकते हो कितना बार आया है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, समझिए आप लोग। उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या है कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है तो वो पढ़ लेंगे कि हाँ ये चीजें लिखा हुआ है। अगर वहां पे, ठीक है, बैल खड़ा है या भैंस खड़ा है, उसको हम कहेंगे थोड़ी दूर पे, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, तो वो समझ नहीं पाएगा जल्दी से कि वो गाय है या बैल है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, तो उसको पास की वस्तु दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात नेत्र बिंदु अनंत पर न होकर के कम दूरी पर आ जाता है। इस दोष के इस कारण से व्यक्ति के आंखों में निकट दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। और इस दोष के जो है निम्नलिखित कारण भी हो सकते हैं, क्या क्या है,
पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए और जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी इस तरीके से ये जो है वक्रताएं बढ़ जाती है। ठीक है, यानी ये चीजें जो है गोला बढ़ जाता है और इससे फोकस जब ये बढ़ेगा यानी कि वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस घट जाएगी। तो यहाँ पे ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए अतः नेत्र के गोलक जो है ये गोला जो है गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे जो व्यक्ति है उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस अवस्था में क्या है, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच किसी बिंदु P पर बन जाएगा। ठीक है, बन जाने से प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जैसे चित्र ए में आपको अभी हम दिखाएंगे। ऐसे मनुष्य का दूर बिंदु अनंत पर न होकर आंख के काफी समीप यानी फोकस पर आ जाता है तथा बिंदु ठीक है निकट बिंदु भी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये अनंत से प्रकाश की किरणें जा रही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो मनुष्य का आंख होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि इसके क्या है कि किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। अब यहाँ पे अनंत से जब आ रही है किरणें तो ये गोला जो है ये बढ़ गया है, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ गई है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो रेटिना पर न बन के ये बिंदु P पर ही बन जाती है। ठीक है, तो बताइए रेटिना पर बनेगी तब ना जो भी व्यक्ति है उसको दिखाई देगा वस्तु। अब यहाँ पे बन गई तो कैसे दिखाई देगा, तो ये इस तरीके से बन जाता है। अब इसको क्या है, इसमें लेंस जो है अवतल लेंस चाहिए जो कि प्रकाश को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, अब जब प्रकाश फैलेगी तब यहाँ पे रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे करना है, तो इस दोष के निवारण के लिए ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणों को इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। तब ये किरणें नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है और वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, अनंत से आ रही किरणें, अब यहाँ पे हमने एक अवतल लेंस लगा दिया। ठीक है, जो कि किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। अब यहाँ से किरणें जा रही हैं, अब इस पे पड़ी अवतल लेंस पे। ठीक है, तो अवतल लेंस पे पड़ी तो ये इसको हमने यहाँ पे पीछे किया तो ये F बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो गई। अब यहाँ पे जब F बिंदु पर हुई तो ये जो आंख है इसको ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो किरणें अनंत से नहीं बल्कि F बिंदु से आ रही है। अब ये क्या कि यहाँ पे इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बना दिया। ठीक है, अब वस्तु जो है यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, तो उसको जो दोष है वो निकट दृष्टि दोष है और उसके अगर चश्मा में यूज होगा वो जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उसके चश्मा में अवतल लेंस का यूज करेगा जिससे उसको दूर वाली वस्तु भी दिखाई देने लगती है। ठीक है, क्योंकि रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगता है। तो ऐसे आपको पूरा ये डायग्राम जो है आपको डायग्राम बनाना है। अगर आपके ये पेपर में 100% पक्का आएगा, ठीक है, तो आपको ऐसे डायग्राम बनाकर पूरा ऐसे ही लिखना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये तरीका बहुत ही सरल तरीका हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। 100% मेरा गारंटी है कि जितने क्वेश्चन बताए सभी के सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। बहुत ही मेहनत से इस वीडियो को हमने बनाया हुआ है। ठीक है, एक एक क्वेश्चनों को हमने आपके प्रीवियस ईयर पेपर कुछ में से ढूंढा है जिसमें काफी मेहनत लगा है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। अगर इसका पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए और क्लास 10th के और किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बाकी क्लास 10th की हिंदी की तो संपूर्ण तैयारी हमने करा ही दिया है आप लोग। ठीक है, मॉडल पेपर चैनल पे हमारे सभी सब्जेक्ट क्लास 10 के 5-6 मॉडल पेपर बने हुए, अगर पूरे के तैयार कर लिए तो आपका सभी सब्जेक्ट में 70 में 70 पूरा आएगा। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल टॉपर बनकर ही रहोगे। तो तैयार कर लीजिए। जितने भी हमारे चैनल के क्वेश्चन है बिल्कुल वायरल है, पेपर बिल्कुल वायरल है, जिससे 100% आप लोग पास ही नहीं बल्कि टॉपर बनोगे। ठीक है, अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि टॉपर बनोगे। और सिर्फ आप लोग हमारे चैनल जो है वो गारंटेड चैनल है। हर साल हमारे चैनल से पढ़ने वाले जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है वो भी बोर्ड एग्जाम में कम समय में ठीक है 85%, 90% और 95% तक लाते हैं। ठीक है, जिला टॉपर और प्रदेश टॉपर भी बनते हैं हर साल। आप लोग जब रिजल्ट आता है ठीक है तो उस समय भी वीडियो बनता है। आप लोग रिजल्ट वाले वीडियो पर क्लिक करके देखोगे तो वहां पे सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताए रहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कीजिए। जितना हम आपको वायरल क्वेश्चन बता देंगे क्योंकि हम एक टॉपर हैं।
और जो चीजें हम बताएंगे वो 100% बिल्कुल रियल बताएंगे। ठीक है, जो चीजें हम आपको बता देंगे वो आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब एक दूसरे के देख कर ही चल रहे हैं, सब हमारी वीडियो को काट रहे हैं। ठीक है, कोई भी अपने से अच्छे से नहीं बताता है। तो आप लोग ठीक है पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। कम समय में भी आप लोग टॉपर बनाएगा तो सिर्फ वो मेरा चैनल ही बनाएगा। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।